कौन ये सोच सकता था कि पाकिस्तान की टीम टी20 इंटरनेशनल खेलने के लिए मैदान में उतरे और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जोड़ी इनिंग्स का आगाज़ ना कर पाए। तो आज हमने ये देख लिया कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान ऑकलैंड में जो पहला टी20 इंटरनेशनल मैच खेला गया, उसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने इनिंग्स का आगाज़ नहीं किया, बल्कि रिजवान के साथ साइम अय्यूब ने इनिंग्स का आगाज़ किया और बाबर आजम नंबर 3 पर खेले हैं। तो ये पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट की एक नई हिकमत अमली है जो अब सामने आई है कि बाबर आजम और रिजवान के साथ इनिंग्स का आगाज़ ना किया जाए, बल्कि किसी तीसरे बैट्समैन को मौका दिया जाए। शायद उनके जहन में ये बात है कि ये दोनों बहुत सुस्त खेलते हैं, उनका स्ट्राइक रेट कम है। ये आगे चलकर हम इस पर बात करेंगे कि इनकी जो जोड़ी है उसने क्या कुछ कर दिखाया है इंटरनेशनल क्रिकेट में। लेकिन पहले मैच की बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान की टीम मायूस कुन फील्डिंग और मायूस कुन बैटिंग के मुजाहरे के बाद 180 रन पर आउट हुई। 46 रन से ये मैच हारी है ऑकलैंड में। पाकिस्तान ने मैच जो खेला उसमें पाकिस्तान की बैटिंग और फील्डिंग की जो कमज़ोरियां हैं वो खुलकर सामने आई। नए साल की इब्तिदा थी, नए कप्तान शाहीन आफरीदी थे जिन्होंने कप्तानी संभाली है बाबर आजम के बाद। तो पाकिस्तान के लिए आगाज़ अच्छा नहीं हुआ है। 226 रन स्कोर किए न्यूजीलैंड ने, जो न्यूजीलैंड का पाकिस्तान के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा स्कोर भी है। पाकिस्तान की तरफ से साइम अय्यूब और मोहम्मद रिजवान ने इनिंग्स का आगाज़ किया। साइम अय्यूब बहुत ही जारहाना अंदाज में दिखाई दिए। सिर्फ 8 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 27 रन स्कोर किए, 3 छक्के उन्होंने लगाए, 2 चौके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली से नॉन स्ट्राइकर एंड पर वो रन आउट हुए हैं। और उसके बाद फिर ऐसा लगा कि पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो बिल्कुल ढेर हो गई। एक के बाद एक विकेटें हम देखते रहे कि गिरती रहीं। बाबर आजम जो अब नंबर 3 पर अब उनको मौका दिया जा रहा है कि वो नंबर 3 पर खेलेंगे, आज उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की है। उन्होंने निस्फ सेंचुरी स्कोर की और अपना जो एतमाद है, जिस तरह वो वर्ल्ड कप और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में जिस तरह वो नहीं चले थे, तो अब लग रहा है कि बाबर आजम अब बिल्कुल फोकस हैं। उनको पता है कि अब कप्तानी के बाद उन्हें एज ए बैट्समैन अपनी जो क्लास है वो उसकी झलक जो है वो दिखाती रहनी है। तो आज उन्होंने निस्फ सेंचुरी स्कोर की, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के जो दीगर बैटर्स हैं, बैट्समैन जो हैं, वो नाकाम रहे। एक के बाद एक विकेटें गिरती रहीं, बल्कि एक एक ओवर में 2-2 विकेटें गिरी और फिर 46 रन से न्यूजीलैंड ने ये मैच जीत कर 5 मैचों की जो सीरीज़ है उसकी इब्तिदा जो है वो जीत के साथ की है। तो अब देखते हैं कि नए कप्तान शाहीन आफरीदी, आज उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, 3 विकेटें ली हैं, गो के उनके दूसरे ओवर में 24 रन पड़े थे। उसमें 3 चौके और 2 छक्के थे, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने कमबैक किया। आमिर जमाल और उसामा मीर जो हैं वो इतने कामयाब नहीं रहे, बल्कि उनकी जो बॉलिंग है उन पर जो है वो 50 स्कोर हो गई। तो पाकिस्तान के लिए अब एक चैलेंज होगा कि वो किस तरह कमबैक करती है और सेकंड जो टी20 मैच है हैमिल्टन में वो किस तरह पाकिस्तान की टीम परफॉर्म करती है। ये तो हुआ मैच का जिक्र। अब हम बात कर लेते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि रिजवान और बाबर आजम की जोड़ी है उसको अलग करने के पीछे क्या रीज़न है, क्या मंतक है, उसके पीछे क्या उसका जवाज़ है। तो सबको पता है कि बाबर आजम और रिजवान की जो जोड़ी है वो टी20 इंटरनेशनल मैचों की तारीख़ की सबसे कामयाब तरीन जोड़ी है। तकरीबन 2700 रन उन दोनों ने मिलकर किए हैं और उनमें से 2400 जो रन्स हैं वो उन्होंने ओपनिंग पार्टनरशिप के तौर पर जो है वो दोनों जब इन्होंने ओपन किया है उसमें उन्होंने 2400 रन स्कोर किए हैं, जिसमें 8 सेंचुरी पार्टनरशिप भी हैं। हमने देखा कि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ कराची में 203 रन्स नॉट आउट की डबल सेंचुरी पार्टनरशिप थी, जब उन्होंने बनाए तो पाकिस्तान जीता। उसके बाद हमने सेंचुरियन में देखा कि 197 की सेंचुरी पार्टनरशिप उन्होंने कायम की, साउथ अफ्रीका को हराया। उसके बाद हमने इंडिया के ख़िलाफ़ दुबई में देखा 152 रन की पार्टनरशिप उन्होंने की और पाकिस्तान वो मैच 10 विकेटों से जीता था। फिर उसके बाद इन दोनों की जो 150 की पार्टनरशिप थी वो इंग्लैंड के खिलाफ ट्रेंट ब्रिज में थी, वो भी मैच पाकिस्तान ने जीता था। तो अगर हम आदाद व शुमार और इन तमाम चीज़ों को हम देखें तो बहुत ही कामयाब ये दोनों बैट्समैन जो हैं वो एक साथ बैटिंग करते हुए टी20 इंटरनेशनल मैचों में नज़र आते हैं। लेकिन अक्सर यही एक राय कायम की गई और यही बताया गया कि चूँकि ये मतलब परफॉर्म तो कर रहे हैं लेकिन उनका स्ट्राइक रेट जो है कम है, ओवर बहुत ज़्यादा वो खेल लेते हैं, आने वाले जो फिर बैट्समैन हैं उनके पास इतना मौका नहीं होता, इतना ओवर्स नहीं होता। तो बेहतर यही है कि इस पार्टनरशिप को जो है वो अलग कर दिया जाए, किसी और को ओपनर के तौर पर आजमाया जाए, बाबर आजम को नंबर 3 पर लाया जाए, रिजवान से किसी नए ओपनर के तौर पर जो है किसी को मौका दिया जाए। तो
قرۂ فال جو ہے اب سائم ایوب کے نام نکلا۔ سائم ایوب اس سے پہلے بھی T20 انٹرنیشنل میچوں میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے تھے، اور انہوں نے 2 اننگز ایسی کھیلی تھی جو 47 اور 49 کی تھی، باقی 3 جو میچز تھے اس میں وہ 0 پر آؤٹ ہوئے تھے، تو ان کے لیے بھی ایک چیلنج تھا کہ اب جب دوبارہ ان کو ٹیم میں لایا گیا ہے تو وہ کس طرح کی پرفارمنس دیتے ہیں۔ آج وہ بہت اچھا کھیل رہے تھے، اعتماد ان میں نظر آیا، تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے میچوں میں سائم ایوب جو ہیں وہ رضوان کے ساتھ کتنی بڑی پارٹنرشپ قائم کرتے ہیں، خود وہ کتنی بڑی امپورٹنٹ اننگز کھیلتے ہیں، اور پھر بابر اعظم جنہوں نے آج بہت اچھی بیٹنگ کی، انہوں نے نصف سینچری اسکور کی، تو اب دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ بابر اعظم نمبر 3 پر جو ہے وہ کس طرح کمفرٹیبل اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں، کس طرح اپنی اننگز کو بلڈ اپ کرتے ہیں، اور کس طرح وہ اچھے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ جو ہے وہ اسکورنگ کرتے ہیں۔ اس تمام صورتحال میں ہم نے دیکھا کہ فخر زمان جو ہے پہلے اوپنر تھے، لیکن جب بابر اعظم اور رضوان کی جوڑی بنی تو ان کو نمبر 3 پر کھیلنا پڑا، اور اب وہ نمبر 4 پر آ گئے ہیں۔ پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ تو ٹیم کے لیے جو ہے 6-7ویں نمبر پر بھی کھیلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ مطلب فخر زمان جیسے کھلاڑی کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ اگر وہ نیچے آ کر وہ کھیلتے ہیں، کیونکہ اب سوشل میڈیا پہ اور سابق جو کرکٹرز ہیں ان کی طرف سے متضاد رائے سامنے آئی ہیں۔ کچھ جو سابق کھلاڑی ہیں جن میں رمیز راجہ، راشد لطیف اور بازد خان، ان کا یہی خیال ہے کہ یہ جو بابر اعظم اور رضوان کی جو جوڑی ہے اس کو نہیں توڑنا چاہیے تھا۔ یہ لوگ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ بیٹنگ کرتے ہوئے آئے ہیں، تو یہ اسی کو کنٹینیو رکھنا چاہیے تھا، لیکن اب ٹیم مینجمنٹ کے ذہن میں ہے کہ شاید اب چونکہ ورلڈ کپ سر پہ ہے، اور ورلڈ کپ سے پہلے T20 ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان کو 16 T20 انٹرنیشنل میچز کھیلنے ہیں، تو وہ مختلف کمبینیشن کو بھی شاید دیکھنا چاہ رہے ہوں کہ کون کھلاڑی جو ہے وہ فٹ ان ہوتا ہے اوپنر کے طور پر، اور کتنا بڑا اسکور اور اچھے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ اسکور کرتی ہے۔ تو بابر اعظم کو پھر اسی لیے شاید اب انہوں نے یہ سوچا ہو کہ اب ان کو نمبر 3 پر کھلایا جائے۔ تو اب آنے والے جو میچز ہیں ان سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اب یہ جو تجربہ کیا جا رہا ہے سائم ایوب اور رضوان کا، اور سائم ایوب اگر کامیاب ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر کیا ٹیم مینجمنٹ کیا پھر کسی اور اوپنر کو دیکھے گی؟ اب اسکواڈ میں جو ہے صاحبزادہ فرحان بھی ٹیم میں شامل ہوئے ہیں، تو اب یہ آنے والے جو دن ہیں وہ پاکستان کی ٹیم کے لیے بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور خاص طور پر بابر اعظم کے لیے یہ سال بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ ورلڈ کپ میں بھی ان سے کوئی بہت بڑی اننگز دیکھنے میں نہیں آئی، ان کی کپتانی پر بھی جو ہے وہ کویشچن مارک لگے، ان کے فیصلوں پر بھی لگے، اور پھر جب ورلڈ کپ کے بعد جو ہے ان کو کپتانی سے دستبردار بھی ہونا پڑا، اور تینوں فارمیٹ میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب الگ الگ کپتان جو ہیں، ابھی ون ڈے کے لیے اناؤنس نہیں ہوا ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ ون ڈے کے لیے بھی جو ہے کوئی تیسرا کپتان ہوگا، جس طرح شان مسعود کو ٹیسٹ کی کپتانی دے دی گئی اور T20 کی کپتانی شاہین آفریدی کو دی گئی ہے۔ تو اب بابر اعظم کے لیے بھی 2024 بہت ہی اہم سال ہے کہ انہیں اپنی پرفارمنس دکھانی ہے اور بتانا ہے کہ جو فارم ہوتی ہے وہ ٹیمپریری ہوتی ہے، وقتی ہوتی ہے، لیکن جو کلاس ہے وہ پرماننٹ ہے۔